आज हम पढ़ेंगे पैनक्रियास अग्नाशय ना। अग्नाशय ग्रंथि। हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया है? हमने इससे पहले पढ़ लिया है पीनियल ग्लैंड पढ़ लिया है, थायराइड पढ़ लिया है, पैराथायराइड पढ़ लिया है ना। उसके बाद एड्रिनल भी ग्रंथि पढ़ लिया है। ठीक है, अब ये लास्ट ग्रंथि है हमारे पास, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, अग्नाशय पढ़ेंगे, छोटा सा है, इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट है, वो नोट कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसका जो सेफ है ना, इस टाइप का है। ठीक है, ये इसका निर्माण होता है लैंगर हेल्स द्वीप समूह, ये याद रखना है आपको। लैंगर हेल्स द्वीप समूह, द्वीप समूह की कोशिकाओं से, कोशिकाएं से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। लैंगर हेल्स द्वीप समूह आपको याद रहेगा, लैंगर हेल्स द्वीप समूह। पूछ सकता है कि पैंक्रियास का निर्माण कौन सी कोशिकाओं से होता है, तो लैंगर हेल्स द्वीप समूह। ठीक है, इसके बाद इससे दो तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, बीटा हार्मोन, इधर अल्फा हार्मोन्स। देख लेते हैं अपन बीटा और अल्फा। इसके बाद नर्वस सिस्टम पढ़ना है अपन को। ठीक है, अल्फा हार्मोन में क्या करते हैं? अल्फा हार्मोन्स एक हार्मोन है, क्या होते हैं, ग्लाइकोगॉन है ना, ग्लाइकोगॉन ये हार्मोन है। ये क्या करता है, ये जो ग्लूकोज है अपना, ग्लूकोज को तोड़कर क्या मिलाता है, रक्त में मिला देता है। ये तोड़ता है और कहाँ मिला देता है, ब्लड, ब्लड में मिला देता है। इसको, ग्लूकोज को, ग्लूकोज को तोड़ा और ब्लड में मिला दिया। ठीक, और और क्या करता है, इसको थोड़ा अपन नीचे कर लेते हैं। चलो अब देखते हैं और क्या करता है ये जो हार्मोन। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, क्या है ये, क्या किया, क्या नाम है, ग्लाइकोगॉन। ग्लाइकोगॉन याद रखना, है ग्लूकोज की तरह ही दिखता है ना, ग्लाइकोगॉन। ठीक है, ग्लाइकोगॉन, ग्लाइकोगॉन क्या कर रहा, ग्लूकोज को तोड़ा और ब्लड में मिला दिया। अब बीटा में देख लेते हैं, बीटा में एक हार्मोन है, आप भली भांति इससे परिचित हैं, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन पता है आपको क्या करता है, ये जो ब्लड है, ब्लड में जो भी ग्लूकोज है या शर्करा, तरीके से शर्करा, शर्करा को निकाल के कहाँ जमा कर देती है, लीवर में, है ना। लीवर में जो भी इंसुलिन क्या करती है, ब्लड में जो ग्लूकोज या शर्करा है उसको कहाँ, लीवर में जमा कर देती है। बस ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं ना, इसको ये इंसुलिन का उल्टा और ये ग्लाइकोगॉन का उल्टा। ठीक है, ये ग्लाइकोगॉन का, ठीक, क्या किया ग्लाइकोगॉन ने, ग्लूकोज को तोड़कर ब्लड में मिला दिया। इंसुलिन क्या करती है, जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको लीवर में पहुंचा देती है। ठीक, बस इतना सा काम है। अब देखो, अगर इंसुलिन का, इंसुलिन से जो क्वेश्चन बनता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग, अगर इंसुलिन की कमी हो गई, क्या हो गया आपको, इंसुलिन की कमी हो, इंसुलिन की कमी हो गई तो क्या करेगा, जो ब्लड में शर्करा है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये शर्करा को लीवर में पहुंचा नहीं पा रहा है, क्या हो जाएगी, शुगर बढ़ जाएगी, है ना। आपकी जो शुगर बोलते हैं आप, शुगर बढ़ गई तो उसको शुगर
बढ़ जाएगी, शर्करा बढ़ जाएगी। इसको कौन सा रोग बोलते हैं अपन? डायबिटीज़, है ना, डायबिटीज़, ठीक है, डायबिटीज़ हो जाता है। तो डायबिटीज़, देखो एक डायबिटीज़ हमने कब पढ़ा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था, डायबिटीज़ इंसिपिडस पढ़ा था। इसमें जो डायबिटीज़ होता है उसको बोलते हैं मेलाइटस, ना, डायबिटीज़ मेलाइटस। तो याद रखना है आपको, जब शुगर की मात्रा ब्लड में चली ज़्यादा हो जाती है तो डायबिटीज़ मेलाइटस रोग होता है ना, डायबिटीज़ मेलाइटस। और जब जल की कमी हो जाती है तो डायबिटीज़ इंसिपीडस, इंसिपीडस, जब जल की कमी हो जाती है। इसको यहाँ पे याद नहीं रखना है आपको, अभी तो आपको डायबिटीज़ मेलाइटस याद रखना है, ठीक। अब इंसुलिन अगर ज़्यादा काम कर लेगा तो फिर कौन सा कौन सा रोग होगा? अगर इंसुलिन ज़्यादा काम करेगा तो ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, है ना, ठीक है। देखो, जब एक और चीज़ है कि बच्चों में जब इंसुलिन की कमी होती है, पूछता है क्वेश्चन, जब बच्चों में इंसुलिन की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है ना, तो उसको टाइप वन टाइप का डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है। इसको और थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा हमको ना, ठीक है। तो बच्चों में जो होते हैं डायबिटीज़, वो कौन सा डायबिटीज़ है? टाइप 1 टाइप का डायबिटीज़, ठीक, टाइप 1। अब जो वयस्कों में जो डायबिटीज़ होता है वो टाइप 2 होता है, टाइप 2, ये याद रखना है आपको। डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी से, ठीक है, इंसुलिन की कमी से जो वयस्कों में होता है ना, वो शारीरिक काम कम करने की वजह से होता है। शारीरिक काम कम होगा तो हमारा जो ग्लूकोज है उस ब्लड में, ब्लड से जाएगा नहीं, ब्लड में बना रहेगा, ठीक है। करने से, शारीरिक काम कम करने से कौन सा होता है? टाइप 2 टाइप का डायबिटीज़ होता है, ठीक है। ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा दोनों में, ब्लड में, ब्लड में क्या होगा? ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसुलिन कम काम कर रहा है, तो इंसुलिन का काम तो है ब्लड से क्या करना? ग्लूकोज को निकालना। लेकिन इंसुलिन कम काम कर रहा है तो ब्लड में ग्लूकोज बना रहेगा, ठीक है। इंसुलिन का उल्टा ग्लाइकोगॉन, ये बोलना नहीं है ना, ठीक। बस इतना सा है। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में क्या है? लेंगर द्वीप समूह से मिलकर बना है। दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, ग्लाइकोगॉन और इंसुलिन। ग्लाइकोगॉन ग्लूकोज को तोड़कर ब्लड में मिलाता है और ये ब्लड के ग्लूकोज को लीवर में ले जाता है, ठीक है। इसकी कमी से, इंसुलिन की अगर कमी हो जाएगी तो डायबिटीज़, जब अधिकता हो जाएगी तो डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। अगर कमी हो जाएगी तो वयस्कों में कौन सा रोग? टाइप 2, और बच्चों में टाइप 1 टाइप का डायबिटीज़, ठीक है। बस इतना सारा। अब पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं और मज़ेदार भी है, आपको मज़ा आएगा नर्वस सिस्टम पढ़ने से, है ना। तो देखो, नर्वस सिस्टम क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र, है ना, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र दो तंत्र तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित है, ठीक है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं परिधि परिधि नर्वस सिस्टम, और इसको बोलते हैं केंद्रीय नर्वस सिस्टम, ठीक है, केंद्रीय और परिधि। तो केंद्रीय नर्वस सिस्टम में हमारा जो ब्रेन है वो आएगा, और जो हमारी
बोन में स्पाइनल कॉर्ड, है ना, स्पाइनल जो कॉर्ड है वो आएगी, ठीक है। और जो परिधि नर्वस सिस्टम है वो दो भागों में विभाजित होता है। एक तो दैहिक, दैहिक को बोलते हैं सोमैटिक, सोमैटिक, और एक होता है स्वायत्त, स्वायत्त, स्वायत्त को बोलते हैं ऑटोनोमस, है ना, ऑटोनोमस। तो दैहिक में जो हम काम करते हैं अपने मन से, जैसे हाथ को हिलाना है ना, ऐच्छिक कार्य, ऐच्छिक कार्य, ऐच्छिक का हाथ हिलाना, पैर हिलाना अपने मन से। अगर हाथ हिलाना चाहते हैं तो हाथ हिला सकते हैं, पैर हिलाना चाहते हैं तो पैर। और जो स्वायत्त कार्य है जो हम अपनी बिन इच्छा के बिना करते हैं, जैसे हृदय, है ना, हृदय के रेट, हृदय दर, सांस दर, जो आदि कार्य हैं, सांस लेना, हृदय का धड़कना, ये ऑटोनॉमस में आता है, ठीक। तो देखना, तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय नर्वस सिस्टम, और परिधि तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय नर्वस सिस्टम का पहला भाग ब्रेन, दूसरा भाग स्पाइनल कॉर्ड या मेरु मेरु रज्जु, किसकी रज्जु, मेरी रज्जु, है ना। और दैहिक, और ये जो परिधि किस में बटा रहता है, दैहिक में और स्वायत्त में, स्वायत्त नर्वस सिस्टम और दैहिक नर्वस सिस्टम। दैहिक नर्वस सिस्टम को सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, स्वायत्त को ऑटोनॉमस। ऐच्छिक कार्य जो भी करते हैं अपन वो सोमैटिक में आएगा, और जो अनैच्छिक कार्य हैं, है ना, वो आते हैं अपन हृदय और सांस लेना एक्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल दिया मैंने। चलो अब देख लेते हैं हम सबसे पहले ब्रेन को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन। अब आया अपना ब्रेन। ब्रेन के तीन भाग होते हैं सामान्यतः, तीन भाग, ठीक। पहला भाग क्या हो गया, पहला भाग हो गया अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग, ठीक है। हमारे मनुष्य में मध्य भाग होता नहीं है ना, कम विकसित ही नहीं होता, ठीक है, उसको हम नहीं पढ़ते। अब हम पढ़ते हैं अग्रभाग और पश्च भाग। तो अग्रभाग के भी तीन भाग हैं, एक होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम, ठीक। दूसरा होता है इसमें डायनासेफेलॉन, डायनासेफेलॉन, और तीसरा ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी, ठीक है, प्रोब। पश्चिम भाग में, पश्चिम भाग में पोन्स, उसके बाद मेडुला ऑब्लंगेटा, इसका नाम तो आपने पहले भी सुना होगा, है ना, ये हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है ना, मेडुला ऑब्लंगेटा और सेरिबेलम। ये सेरिबेलम है ना, बेलम, सेरिबेलम, और ये सेरिब्रम है, ठीक है। अब देखते हैं अपन जो अग्रभाग है उसमें सेरिब्रम को, सेरिब्रम क्या क्या काम आता है चाहिए। उसके बाद हम डायनोसेफलॉन को देखेंगे और ऑल्फैक्टरी को, ठीक है। सेरिब्रम बहुत इंपॉर्टेंट भाग है हमारे, सबसे मेन भाग तो यही है। देखते हैं सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या क्या कार्य करता है। तो देखो, सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा हिस्सा है हमारे भाग का, सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा हिस्सा अग्रभाग का भी और पूरे ब्रेन का भी। अग्रभाग का तो बड़ा हिस्सा है ही, लेकिन पूरे ब्रेन का भी सबसे बड़ा हिस्सा है और सबसे विकसित भी है, सबसे विकसित, ठीक है। दूसरा इसका क्या है, ये दो हिस्सों में बटा होता है, ये बहुत दो हिस्सों में बटा होता है, लेकिन अपन, और उसके 6 भाग होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, है ना। अब देखते हैं जो आँख से जो इमेज हमारी जाती है वो
सेरिब्रम में पहुंचती है ना, सेरिब्रम में, और उसको ये सीधा कर देता है। ठीक है, सीधा कर देता है इसको। इसका जो भाग है उस जो सीधा कर देता है उसका नाम है ऑक्सीपिटल। ये बस याद रखना है आपको। एक जो भाग, 6 भागों में एक भाग इसका है ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल क्या करता है, जो दृष्टि है, दृष्टि के लिए ज़रूरी, बोल सकते हैं दृष्टि के लिए ज़रूरी है। जो इमेज हमारे आँख से आती है ना, वो रियल और उल्टी होती है, रियल होती है और उल्टी होती है। उसको उल्टी इमेज को जो ऑक्सीपिटल है, ऑक्सीपिटल क्या करता है, सीधा कर देता है। ठीक है, इसलिए हमारी दृष्टि के लिए ज़रूरी कहते हैं इसको। सेरिब्रम का ही भाग है। तो देखो सेरिब्रम में क्या हुआ, सबसे बड़ा भाग, सबसे विकसित। दूसरा, इसका जो ऑक्सीपिटल वाला हिस्सा है ये दृष्टि के लिए ज़रूरी है। और 2-3 पॉइंट इसमें ये है कि ध्यान से सांस लेना, अगर हम आप सांस लेने की कोशिश करो, तो जो ये कोशिश कर रहे हो ये किसकी, कौन करवा रहा है, आपका सेरिब्रम। तो सांस लेना ध्यान से, ध्यान से मतलब इच्छा करके सांस लेना ध्यान से, उसके लिए जिम्मेदार यही होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, तर्क, गणित ना, याददाश्त, याददाश्त के लिए, और बोलना, ये सारी जो इम्पोर्टेंट कार्य है ना, ये किसका काम है, सेरिब्रम, सेरिब्रम का। ठीक, तर्क, गणित, याददाश्त, बोलना, ये अधिकार सेरिब्रम के। देखो कितने, क्या हो गया, सबसे बड़ा भाग हो गया, सबसे विकसित हो गया। ऑक्सीपिटल क्या करता है, ये इमेज को सीधा कर देता है। सांस लेना, जो ध्यान से सांस लेते हैं, सेरिब्रम करवाता है। तर्क करना, गणित करना, याददाश्त, याद बनाए रखना, और ये बोलना चालना, ये सारी चीज़ें सेरिब्रम करता है। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब क्या था सेरिब्रम के बाद, डायनोसेफेलॉन, है ना। डायनोसेफेलॉन देख लेते हैं क्या है, इसका एक छोटा सा काम डायनोसेफेलॉन का। ठीक है, लेकिन डायनोसेफेलॉन भी 3 भागों में बटा हुआ है। डायनासेफे डायनासेफेलॉन क्या है, कि कितने भाग हैं, 3 भाग। ठीक, पहला भाग इसका है एपिथैलेमस। ठीक है, एपिथैलेमस, फिर थैलेमस, उसके बाद हाइपोथैलेमस। ठीक है, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्या करता है एपिथैलेमस, आपको पता होगा, मैंने जो बताया था पहले आपको, जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड हमारी लैंगिक परिपक्वता के लिए जिम्मेदार थी, है ना। पीनियल ग्लैंड बड़ी होती थी बच्चों में, फिर युवा अवस्था में छोटी होती थी, है ना। तो ये बड़ी रहेगी तो हमारी जो लैंगिक अवस्था है वो विकसित नहीं होती थी। जैसे जैसे छोटी होती जाती थी हमारी लैंगिक अवस्था विकसित होने लगती थी। तो एपिथैलेमस क्या करता है, पीनियल ग्रंथि के साथ मिलके हमारी लैंगिक परिपक्वता के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, जिम्मेदार, बस इतना ही काम है एपिथैलेमस का। क्या करता है, पीनियल ग्लैंड के साथ लैंगिक परिपक्वता के लिए जिम्मेदार। फिर थैलेमस, थैलेमस क्या करेगा, थैलेमस क्या करेगा, रिले केंद्र की तरह कार्य करता है। रिले केंद्र मतलब, रिले केंद्र मतलब ये है कि जैसे ब्रेन से सिग्नल आया, ब्रेन से कहीं से भी, कहीं से भी एक सिग्नल आया, थैलेमस में पहुंचा, ये थैलेमस है, और ये क्या करेगा, सेरिब्रम को पहुंचाएगा, ये सेरिब्रम। तो सेरिब्रम क्या करा, सिग्नल्स को कहाँ पहुंचाया, सेरिब्रम को। तो रिले केंद्र की तरह कार्य करता है, इसलिए इसको रिले केंद्र की तरह कार्य करता है कहा जाता है। तो रिले केंद्र की तरह क्वेश्चन आएगा कि रिले केंद्र की तरह कौन कार्य करता है, तो थैलेमस कार्य करता है, ब्रेन का थैलेमस भाग। अब देखो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या है, जो हमको भूख लगती है, भूख, प्यास,
घृणा, द्वेष, प्यार, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हाइपोथैलेमस, है ना, हाइपोथैलेमस। बस इतना सा है। देखो क्या हुआ, डायनासेफलॉन के तीन हिस्से, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस क्या करता है? पीनियल ग्लैंड के साथ मिलके लैंगिक परिपक्वता के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद जो थैलेमस है, थैलेमस क्या करता है? रिले केंद्र की तरह कार्य करता है। रिले केंद्र की तरह मतलब सेरिब्रम को सिग्नल पहुंचाता है। ठीक। उसके बाद हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करता है? भूख, प्यास, घृणा, द्वेष, प्रेम आदि चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, तीन चीज़ें। इसके बाद था तीसरा हिस्सा हमारे अग्रभाग का, ऑल्फैक्टरी प्रोब। ऑल्फैक्टरी प्रोब को देख लेते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब है ना, तो अब देखो क्या करता है जो ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी लोब क्या करता है? इसका एक ही काम है, जो हमारा सूंघना है ना, सूंघने का केंद्र, इसका केंद्र, सूंघने का केंद्र, जो हम कुछ सूंघते हैं, सूंघ के हम पता चल जाता है कि ये अच्छी खुशबू है, बुरी खुशबू है, किस चीज़ की खुशबू है, वो किसका काम है? ऑल्फैक्टरी लोब का। ठीक है, बस इतना सही काम है इसका। अब अपन आते हैं पश्चिम मस्तिष्क पे। पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क में हमने देखे थे कितने भाग है पश्चिम मस्तिष्क के? तीन भाग थे। ठीक है, देखो कौन कौन से भाग थे? पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा और सेरिबेलम। तो देख लेते हैं पोन्स क्या करता है। देखो इसका डायग्राम भी अगर अपन बनाए तो इस तरीके से बनता है। ये हो गया छोटा, छोट पोन्स, ये हो गया सेरिबेलम, ये हो गया पोन्स, और क्या हो गया? मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, तो पोन्स का यही देख लेते हैं। पोन्स का क्या कार्य है? ये न्यूमो टैक्सिक सेंटर की तरह कार्य करता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर मतलब जो हम सांस लेते हैं ना, जैसे आप सांस लेंगे, सांस सांस लेने की कोशिश करें, सांस लेने की कोशिश, एक सेकंड, कुछ देर के बाद आप सांस और नहीं ले पाएंगे, है ना, कुछ सेकंड के बाद अब और सांस नहीं ले पाएंगे, तो उसको जो नियंत्रित कर रहा है, वो कौन नियंत्रित कर रहा है? कौन से नियंत्रित कर रहा है ना, इसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक केंद्र। किसकी तरह कार्य कर रहा है ये? न्यूमोटैक्सिक केंद्र की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, अब अब आ गया मेडुला। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है? जो हमारी सांस दर, सांस दर, हृदय रेट, ये आदि को, ये अनैच्छिक कार्य करता है। मोडुला ऑब्लंगेटा मैंने बताया था अनैच्छिक कार्य के लिए जिम्मेदार है ना, तो सांस लेना, हृदय रेट, इसके लिए मोडुला ऑब्लंगेटा। अब आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सेरिबेलम को देखते हैं। सेरिबेलम, सबसे पहले तो ये दूसरा सबसे बड़ा भाग है ना, सेरिब्रम के बाद, सेरिब्रम के बाद सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा कौन है? सेरिबेलम, है ना। ये क्या करता है सेरिबेलम? जो हम, ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है, शरीर का संतुलन बनाना। कैसे संतुलन बनाए रखता है? किसके साथ मिलके? कान के साथ। ठीक है, देखो कान, कान के साथ, हमारे कान का काम क्या है? कान का सबसे प्राइमरी काम है हमारा संतुलन बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना। उसके बाद सुनना, उसके बाद सुनना है ना। प्राइमरी काम संतुलन बनाए रखना, उसके बाद सुनना। तो कान के साथ मिलके हमारा क्या काम करता है? सेरिबेलम संतुलन बनाए रखता है। तो अगर कोई शराब पीता है, शराबी,
तो देखना वो गिरते पड़ते रहता है, उसका बैलेंस बनता नहीं है ना। वो उसका सेरिबेलम जो पार्ट है वो शिथिल हो जाता है ना। सेरिबेलम पार्ट शिथिल हो जाएगा तो वो उसका बैलेंस नहीं बनेगा एक तरीके से। तो सेरिबेलम क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है। संतुलन किसके साथ मिलके, कान के साथ मिलके। ठीक। अब देखो हमारे क्या क्या चीज़ हो गया, हमने पढ़ लिया है अग्रभाग और पश्च भाग मस्तिष्क का। अग्रभाग में हमने क्या पढ़ा, सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या, सेरिब्रम सॉरी, सेरिब्रम क्या था, सबसे बड़ा था, है ना। और क्या करता था, इसका ऑक्सीपिटल दृष्टि के लिए जिम्मेदार था, है ना, सीधा कर देता था। और क्या करता था, ये हमारे सोचने समझने, तर्क गणित आदि याददाश्त के लिए जिम्मेदार था। उसके बाद डायनोसेफ्लॉन। डायनोसेफ्लॉन क्या करता था, याद है आपको। डायनोसेफ्लॉन के तीन हिस्से थे, एपिथेलेमस, थैलेमस और एपिथेलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एपिथेलेमस क्या करता था, पीनियल ग्लैंड के साथ लैंगिक परिपक्वता। उसके बाद थैलेमस क्या करता था, थैलेमस करता था रिले सेंटर की तरह कार्य करता था, है ना, सेरिब्रम को सिग्नल पहुंचाता था। उसके बाद हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस था, वो हाइपोथैलेमस क्या करता था, भूख प्यास, है ना, भूख प्यास के लिए, भूख प्यास के लिए, घृणा प्रेम द्वेष आदि के लिए जिम्मेदार था। ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी लोब क्या था, सूंघने के लिए। ठीक है, सूंघने के लिए। अब पश्चिम मस्तिष्क पोन्स। पोन्स में क्या था, पोन्स क्या करता था, न्यूमो टैक्सिक सेंटर की तरह कार्य करता था। क्या करता था, जैसे सांस लेना की लिमिट को तय करता था, न्यूमो टैक्सिक केंद्र। उसके बाद मेडुला ऑब्लिगेंटा। मेडुला ऑब्लिगेंटा का सिंपल सा कार्य था कि हमारी जो अनैच्छिक क्रिया हैं उनको नियंत्रित करता था, अनैच्छिक कार्य। ठीक है, अनैच्छिक कार्य। सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या करता था, कान के साथ मिलके संतुलन बनाना। ठीक है, संतुलन बनाना, बस इतना सा है। ठीक है, तो आज यही तक ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, फिर इसके बाद तंत्रिका वगैरह सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कैसे तंत्रिकाओं से सिग्नल ट्रांसफ़र होता है, वो सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।